नमस्ते। जो काम भारत नहीं कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। ओपेक टूटा और अब ओआईसी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 57 इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह वही ओआईसी है जिसके नाम पर पाकिस्तान खूब गधैया नृत्य करता था, और यही वो संगठन है जिसने कश्मीर और मुसलमानों के नाम पर अपनी मुल्लागर्दी दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अब उसके विखंडन की घंटी बज चुकी है, और यह घंटी खुद पाकिस्तान ने बजा दी है। इस पूरे खेल का खलनायक पाकिस्तान है, लेकिन कहने वाले फिर भी कहेंगे कि ओआईसी का विलेन भारत है, जिसने अपने मुस्लिम दोस्त मुल्क यूएई को उकसाया और ओआईसी की लंका लग गई। ओपेक को तैमन छाप कहकर यूएई का बार हो जाना कोई मामूली घटना नहीं है। यह सुल्तानों का वह मुल्ला युद्ध है जिसने बड़े बड़े जानकारों को चकरा दिया है। एक समय था जब सऊदी अरब जो फैसला लेता था वही लगभग फाइनल होता था। तेल उत्पादन बढ़ाना है या घटाना है, कीमत ऊपर ले जानी है या नीचे, यह सब कुछ एक तरह से सऊदी के इशारे पर तय होता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। रूस जैसे देश का ओपेक प्लस में बढ़ता प्रभाव, यूएई का अलग रुख, इराक और ईरान की अपनी मजबूरियां, इन सब ने मिलकर उस एकजुटता को तोड़ दिया जो कभी ओपेक की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। कुछ लोग कहेंगे कि यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस्लामिक एकजुटता मुसलमान आतंकियों के लिए संजीवनी का काम करती है। आज साउथ एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैली आतंकवाद की चैन के पीछे ऑयल भंडार जिम्मेवार है, क्योंकि यहां से कमाया पैसा ही आतंकवाद का मुख्य स्रोत है। वरना इन पिछवाड़ा उठाऊ लोगों ने कोई ऐसा आविष्कार नहीं किया जिसके बल पर यह अठन्नी भी कमा सके। ओपेक के टूटने से तेल महंगा नहीं सस्ता होगा, क्योंकि जिस देश को पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, भारत जैसा प्रमुख तेल आयातक बार्गेनिंग करके तेल खरीदेगा। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ओपेक ऑयल के रेट निर्धारित करता था और दुनिया को उसी दाम पर तेल खरीदना पड़ता था। आंकड़े बताते हैं कि ओपेक देशों का कुल उत्पादन करीब 28 से 30 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास रहता है। ओपेक के पास दुनिया के करीब 35% तेल उत्पादन और 70% रिजर्व का असर है। अब जबकि मुल्ला युद्ध का बिगुल बज चुका है, तो कोई कीमत घटाकर कमाई करना चाहेगा, तो कोई उत्पादन बढ़ाकर बाजार कब्जाना चाहेगा। एक ही टेबल पर बैठे देश अब एक दूसरे की चाल काटेंगे, और जैसे ही ये दरार बाहर दिखेगी, बाजार समझ जाएगा कि खेल बदल चुका है। तेल की कीमतें सिर्फ सप्लाई से नहीं, भरोसे से भी तय होती है, और वही भरोसा अब मुल्ला जी की टोपी जैसा हो गया है। यानी छेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और झोल भी। लेकिन असली झटका यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि यह दरार अब उस मंच तक पहुंच रही है जिसे कभी इस्लामी एकता की सबसे बड़ी आवाज कहा जाता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 57 देशों का यह संगठन अब बयान में एकजुट है, लेकिन जमीन पर रायता फैला रहा है। हर देश अपने हित का हिसाब लगा रहा है, और यही वह पल है जहां उम्मा की राजनीति राष्ट्र हित के सामने टिक नहीं पाती। यही वह मोड़ है जहां इतिहास करवट लेता है, धीरे लेकिन गहराई से। ओआईसी के अंदर भी वही दरारें हैं, बल्कि कुछ मामलों में और भी ज्यादा गहरी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता, तुर्की की बढ़ती महत्वाकांक्षा, कतर और सऊदी के बीच पहले का टकराव, पाकिस्तान और अरब देशों के बीच बदलते रिश्ते, ये सब मिलकर ओआईसी को एक कमजोर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। डेटा बताता है कि ओआईसी देशों की कुल जीडीपी मिलाकर करीब $8 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद यह संगठन वैश्विक स्तर पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाता जैसा उसकी ताकत होनी चाहिए। कारण साफ है, मुल्लागर्दी और मुल्लाबाजी। इस संगठन का जोर कभी इस्लामिक देशों की समस्याओं की तरफ गया ही नहीं। गरीब जाहिलों की मदद करने के बजाय इस्लामिक आतंकवाद का बचाव करने और गैर इस्लामिक देशों को ताने मारने में ही ओआईसी का टाइम पास होता रहा। अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कई बड़े फैसलों पर ओआईसी एकमत नहीं हो पाता। कश्मीर का मुद्दा हो, फिलिस्तीन का सवाल हो, या फिर मुस्लिम देशों के अंदरूनी विवाद, हर जगह अलग अलग आवाजें सुनाई देती है। और यही वो बिंदु है जहां ओपेक और ओआईसी की कहानी एक दूसरे से जुड़ती है। जब आर्थिक संगठन ओपेक कमजोर होता है, तो उसका असर राजनीतिक संगठन ओआईसी पर भी पड़ता है, क्योंकि तेल की ताकत ही वो आधार थी जिस पर मुस्लिम दुनिया का प्रभाव खड़ा था।
अगर वही आधार हिलने लगे तो ऊपर खड़ी पूरी संरचना भी डगमगाने लगती है। आज यही हो रहा है। सऊदी अरब जो कभी ओआईसी का अनौपचारिक नेता माना जाता था, अब उसे अपने ही क्षेत्र में चुनौती मिल रही है। तुर्की खुलकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान अपनी रणनीति से पूरे समीकरण को बदल रहा है। वह खुलेआम खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है और यूएई जैसे देश आर्थिक ताकत के दम पर अलग रास्ता चुन रहे हैं। यानी एक कैसी मुल्लाई एकता है जहां पिछवाड़ा फोड़ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस पूरी तस्वीर में सबसे दिलचस्प और गंभीर बात यह है कि यह टकराव सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं है, इसका असर बाहर भी साफ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में अस्थिरता बढ़ रही है। कभी कीमत अचानक गिरती है, कभी तेजी से बढ़ती है। निवेशक असमंजस में है और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आईईए के अनुसार 2030 तक दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी काफी तेजी से बढ़ने वाली है। इसका मतलब साफ है, तेल की अहमियत धीरे धीरे कम हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ओपेक की ताकत और भी कमजोर हो जाएगी। ओपेक छोड़िए, खाड़ी के उन मुल्लाओं का क्या हाल होगा जिनके तैमन से लेकर टोपी तक तेल बेचकर खरीदे जाते हैं। भारत जो चीन के बाद सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, अगर उसने 60% भी तेल खरीद कम कर दी तो यकीन मानिए कई और जाहिलों के हाथ में कटोरा आ जाएगा और वह दिन दूर भी नहीं है। भारत और चीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ अंदरूनी लड़ाई, दूसरी तरफ बाहरी चुनौती। अब तस्वीर में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए। सालों तक खाड़ी के सुल्तानों ने पाकिस्तान को संभाला। सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर 25 से 30 बिलियन डॉलर तक की मदद कर्ज, तेल सप्लाई और निवेश के रूप में दी। जब पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार डगमगाए तो इन्हीं देशों ने सहारा दिया। लेकिन अब वही हाथ धीरे धीरे पीछे हट रहा है और यही कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। जब सहारा देने वाला ही दूरी बनाने लगे तो समझ ले कि पिछवाड़ा धोने वाला हाथ कट चुका है। मजे की बात यह है कि यह दिख भी रहा है। यूएई ने करीब 3.5 बिलियन डॉलर वापस मांग लिए। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह सीधा संदेश था। अब भरोसा नहीं रहा। पहले यही रकम रोल ओवर होती थी, समय बढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार सीधी वापसी ने बता दिया कि रिश्तों की नींव हिल चुकी है। पाकिस्तान को मजबूरी में सऊदी से कर्ज लेकर यह पैसा लौटाना पड़ा। खबर है कि पाकिस्तान ने 7.5% सूद पर यह लोन लिया है, यानी एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज। और यही वह जाल है जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को जकड़ लेता है। अब सवाल उठता है, जिस पाकिस्तान ने उम्मा के नाम पर खाड़ी देशों की तशरीफ के चुम्मा लिए, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? जवाब छुपा है पाकिस्तान की उस रणनीति में जिसे वह संतुलन कहता है, लेकिन दुनिया उसे धूर्त मुल्ला पॉलिसी कहती है। लेकिन अब वही पॉलिसी डबल गेम बन चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, खाड़ी देशों पर खतरा मंडराया, लेकिन पाकिस्तान का रुख कभी साफ नहीं दिखा। कभी इधर झुकाव, कभी उधर बयान और कई बार पूरी चुप्पी। कूटनीति में यह खेल सीमित समय तक चलता है, लेकिन जब हालात युद्ध जैसे हो तो यही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। पाकिस्तान जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ओआईसी में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसे बार बार निराशा ही हाथ लगती है। कश्मीर मुद्दे पर उसे वैसा समर्थन नहीं मिलता जैसा वो उम्मीद करता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और भारत के साथ उनके बढ़ते रिश्ते पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। यही कारण है कि पाकिस्तान कई बार ओआईसी के अंदर अलग बैठक बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खुला समर्थन नहीं मिलता। इससे साफ संकेत मिलता है कि संगठन के अंदर एकजुटता कमजोर हो चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि ओपेक टूट रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या इस संगठन खुद को नए दौर के हिसाब से ढाल पाएगा या नहीं। और यही सवाल ओआईसी पर भी लागू होता है। अगर ये संगठन अपने अंदरूनी मतभेदों को नहीं सुलझाते, अगर ये देश सामूहिक हित को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर नहीं रखते तो आने वाला समय इनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर पाकिस्तान जैसा धूर्त मुल्ला देश किसी भी समूह के लिए बड़ी पनौती है। यह जहां भी घुसता है वहां हमेशा तोड़फोड़ी होती है। इसकी वजह यह है कि एक तो यह गवार और जाहिल है, दूसरा यह भिखारी भी है, इसलिए इसकी नजरें प्रस्ताव पर कम, लोगों की जेब पर ज्यादा रहती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।